गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स में नए प्रिंसिपल, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है, नॉट पहला मतलब आज का पहला ये है, इसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आपको दो चीज़ सिखाता है कि भाई अकाउंट्स में जो साल होती हैं उनको दो नामों से जाना जाता है। अगर आपकी साल 1 जनवरी से चालू होती है तो ये ख़त्म कब होगी? इसको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। कौन सी ईयर बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पर अकाउंट्स में मोस्टली, वो भी इंडिया में ज़्यादातर जो साल अपनाई जाती है वो देती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब है, पीरियड का मतलब है यहाँ पे कि भाई समय, टाइम के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी मैंने टाइम के बारे में बताया, 1 साल का टाइम, यहाँ पे भी 1 साल का बताया, पर ये 1 जनवरी से चालू हो रही थी, वो 1 अप्रैल से चालू हो रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें बेटा, आगे बढ़ें। स्क्रीन पे देखें, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सेप, ऑक, नॉक, डेक, जैक, फेब, मार्च, ठीक है ना। ये हमारी पूरी 12 महीने हैं, ठीक है। अगर हम पूरी साल की बात करते हैं और साल के अंत में बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी पूरी साल में एक बार बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ईयरली। उसको बोलते हैं ईयरली या फिर एनुअली। पर आपकी कंपनी है और आप एक बार नहीं बनाना चाहते, आप उसको 2 बार बनाना चाहते हो, तो साल में 2 बार बनाते हैं, तो साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, पहला हाफ और दूसरा हाफ। पहला हाफ और इसको बोलते हैं सेमी एनुअली। क्या बोलते हैं? सेमी एनुअली, ठीक है, समझ में आ गया। ईयरली में पूरे 12 महीने होते हैं, सेमी एनुअली में 6-6 महीने होते हैं, ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट कब बनाई जाएगी? एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, ठीक है ना। इसका आखिरी दिन और इसका आखिरी दिन, ठीक है ना, बैलेंस शीट बनाई जाएगी। बट अगर आप और अच्छे से काम करना चाहते हैं और साल को टुकड़ों में डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसको हम और हिस्सों में कर सकते हैं। अब आपको कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं? पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। पहले हिस्से को बोलते हैं क्वार्टर 1, दूसरे को क्वार्टर 2, 3, 4, और इन चारों को हम बोलते हैं क्वार्टरली। क्या बोलते हैं? क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली। बट आप बहुत ज़्यादा साल को और हिस्सों में तोड़ना चाहते हो, तो यू कैन डिवाइड इन 12 मंथ्स। कितने मंथ्स में? ईच मंथ। तो यानी फिर इसको हम क्या बोलते हैं? मंथली। और फिर आप वीकली भी जा सकते हैं और डेली भी जा सकते हैं, ये साल को बिगड़। तो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का मतलब होता है कि आप साल को कितने हिस्सों में तोड़ सकते हो, स्मॉल पार्ट्स में। उसको बोलते हैं क्या चीज़? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। प्लीज़ आप चेक करें इस बुक को, अपनी बुक में पढ़ के देखें एक बार। We come to another principle, that is full disclosure principle. Full disclosure, disclosure मतलब अनहाइड, अनहाइड मतलब कुछ भी आपको छुपाना नहीं है। अकाउंट्स में बोला जाता है कि सारी चीज़ें लिखो, सारी चीज़ें आपको लिखनी चाहिए, कोई भी चीज़ें आपको छुपानी नहीं चाहिए। जो भी बातें हैं उसको आप लिख दो। आप ये मत करो कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये अनइम्पॉर्टेंट है तो लिखो मत। सारी चीज़ें लिखनी है। आप अगर 1 रुपया भी खर्च कर रहे हो तो उसको लिखो। तो ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब यही होता है कि कुछ भी चीज़ हमें छुपानी नहीं है। आपको सोचना नहीं है कि वो क्या कहते हैं रेलेवेंट है या नहीं है, बट आपको सबको शो करना ही पड़ेगा। शो करना मतलब सारी वैल्यूज़ को लिखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर रहा है ये तो 2 रुपये, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, इसको हटा दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अगला प्रिंसिपल जस्ट इसके कंट्रास्ट में बोलता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज मटेरियलिटी? व्हाट इज मटेरियल? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है बेटा? वेरी गुड, विजिबल। और जो भी हम जिसमें भौतिक चीज़ों पे जो हम मतलब लाइक मुझे पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो तो मटेरियलिस्टिक मीन, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। बट अब मटेरियलिस्टिक प्रिंसिपल का यहाँ पे क्या मतलब है कि भैया अकाउंट में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे लिखा था हमने कि इसके कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का मतलब कितने बच्चों को पता है? पर रेज हैंड करना, जवाब मत देना। कंट्रास्ट का मतलब कितने बच्चों को पता है? कंट्रास्ट का मतलब होता है अपोजिट। तो इसका थोड़ा सा अपोजिट कैसे होता है कि फुल डिस्क्लोजर बोलता है सब कुछ डिस्क्लोज करो, पर मटेरियलिटी प्रिंसिपल बोलता है कि जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है
बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, या जिसके होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं 1999 रुपीज़ खर्चा करके जा रहा हूँ तो मैं कितने रुपए बता सकता हूँ लोगों को मैंने कितने रुपए का खर्चा किया है? तो क्या मुझे इसको 199 लिखना इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इसके होने 1 रुपये को लिखने से क्या मेरे फाइनेंशियल डिसीजन में कोई दिक्कत आ जाएगी? बट अगर मैं लिखूँ ये 19999 है और मैंने 20,000 मतलब 199 खर्च हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है या फिर मैं ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास इतने रुपये ज़्यादा खर्च हुए? मैं इसको 2 लाख, इसको कितने रुपये बोलूँगा मैं? 1 10 100 2 करोड़ रुपए बोलूँगा कि 2 करोड़ रुपए खर्च हुए। और मैं इसको इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूँ? ठीक है ना। अब मैं क्या अगर मैंने खर्च करे, क्या कहते 2 करोड़ रुपए खर्च करे, ऐसे करके देखना, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है ये इंपॉर्टेंट? मैं इसको 2 करोड़ लिख सकता हूँ? इसको मैं लगभग में नहीं ले आ सकता ना, लगभग में केवल इसी को ले आ सकता हूँ ना, इसको लगभग में नहीं ले आ सकता। ये 2 करोड़ 10 लाख है, ये तो पूरा प्रॉपर अमाउंट खर्च हुआ है ना। तो अकाउंट्स में ये बोलते हैं मटेरियल का मतलब होता है दोज थिंग विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और जिसके ना होने पे आपके फाइनेंशियल डिसीजन पे दिक्कत आएगी। किस पे आएगी? आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। ऐसी चीज़ों को आपको शो करना ही पड़ेगा। और ऐसी चीज़ें जिनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कितने रुपए को इग्नोर करा? 1 रुपये को। क्या 1 रुपये से मुझे कोई दिक्कत होगी? मैं इग्नोर करके 20,000 रुपये लिख सकता हूँ। ठीक है ना। प्लीज़ अब इसको बुक से दोबारा पढ़ें अच्छे से। चलिए बेटा नया पढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल बेटा? व्हाट इज मैचिंग? मैचिंग बेटा, वी ऑल डू मैचिंग। गर्ल्स डू मैचिंग, बॉयज़ डू मैचिंग कि हमारी पैंट के साथ क्या शर्ट जाएगी, लड़कियों के संग क्या मतलब कानों का क्या आ रही सर, लाइक वी डू मैच ना एवरीथिंग। क्लासरूम्स में हमने अपनी क्लास का कलर ब्लू रखा तो पर्दों का ब्लू रखा, दैट इज़ मैचिंग करने की कोशिश करी गई। मैचिंग अकाउंट्स में क्या करी जाती है? सपोज करो, लेट्स सी आई हैव 2 बिजनेसेस। कितने बिजनेसेस हैं मेरे पास? द वन इज़ कॉमर्स ज्ञान, द अनदर वन इज़ बाबा सीमेंट। ठीक है ना। और दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स और लॉसेस होते होंगे। सपोज करो इसकी इनकम साल की 24 लाख रुपए की आई। कितने रुपए की? 24 लाख की। और इसकी इनकम साल की कितने आई? 50 लाख की। और इसका एक्सपेंस 4 लाख आया और इसका एक्सपेंस 10 लाख आया। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ? इसका प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? ये मैंने मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया। बट व्हाट इफ मैं अगर मैचिंग प्रिंसिपल ना फॉलो करूं और मैंने लिख दिया इनकम 74 लाख दोनों को जोड़ के, है ना, और एक्सपेंस कितना हो गया? आंसर तो दोनों से सिमिलर आया हुआ। बट यहाँ पे मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि मैं किस कोचिंग से कितना पैसा कमा रहा हूँ या बाबा सीमेंट से कितना पैसा कमा रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे अगर ऊपर चेक करो, थोड़ा सा सोचना और समझना, मुझे ज़्यादातर ध्यान किस बिजनेस पे देना चाहिए? ऊपर पे अगर चेक करते तो क्यों? उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है? पक्का? नहीं, चेक करना। देखो मुझे कॉमर्स ज्ञान भी ज़्यादा करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा समझ लो, अगर आपको इतनी तेज़ी से व्यापार नहीं समझ में आता, नंबर समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देखो, यहाँ मैंने कितने रुपए कमाए बेटा? 24। और कितने खर्च करे मैंने बेटा? 4 लाख। और यहाँ पे मैंने उसके जस्ट डबल कमाए, पर खर्चा मैंने 4 लाख का डबल कितना होता? 8 लाख। पर मैं खर्च कितने कर रहा हूँ? 10 लाख ज़्यादा, मतलब 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ ना मैं। तो ये दिक्कत, अगर मैं इस पे ज़्यादा ध्यान दूँ और उसको मैं 40 लाख या 50 लाख तक लेके जाऊँ तो ये ज़्यादा मेरे लिए प्रॉफिटेबल बनेगा। दूसरी चीज़ छोड़ो, इसको भी छोड़ो, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है स्क्रीन पे देखते दोबारा। मैं एक टूर्नामेंट करवाता हूँ, मतलब मेरी कंपनी का नाम है टूर्नामेंट कंपनी, वो टूर्नामेंट कराती है, मतलब एक क्रिकेट का मैच करवाती है साल में, बैडमिंटन मैचेस करवाती है और एक टेबल टेनिस मैच करवाती है। ठीक है ना। एक फर्म है मेरी जो मैचेस करवाती है। ये मैं टिकट्स बेचता हूँ, ठीक है ना, और कुछ एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद जो आता है
उसको क्या बोलते हैं मैं प्रॉफिट। मैंने 1 लाख रुपए की टिकट बेची और 30,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ। मैंने 2 लाख रुपए की टिकट बेची बैडमिंटन की, मतलब मैच देखने आए लोग, और इसमें 50,000 का एक्सपेंस हुआ। यहाँ पे मैंने 60,000 की टिकट बेची और 10,000 का एक्सपेंस, वो 10,000 का, वो सॉरी 70,000 का क्या हुआ मेरा एक्सपेंस। स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे मेरे को कितने प्रॉफिट हुए, यहाँ पे कितने का हुआ 1,50,000 है। यहाँ पे क्या हुआ मेरे को 10,000 का लॉस हुआ ना। यहाँ पे 70,000 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 60,000 रुपये कमा रहा हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ मैं इसके बाद। अब स्क्रीन में देखो, अगर मुझे बंद करना चाहिए तो कौन सा बिजनेस बंद करना चाहिए, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसको ख़त्म कर दो, डन ना। बट अगर मैं मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता तो मैं क्या करता, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, बोला कितनी कमाई हुई है 3 लाख, और कितना एक्सपेंस हुआ है बेटा मेरा 80 और 70 1.5 लाख, तो कितने का फ़ायदा हुआ मुझे को। मैं तो कह रहा हूँ प्रॉफिट में चल रहा हूँ, मैं तो करता रहूँगा, मुझे यही नहीं पता कि मैं तीनों का कर रहा हूँ। मतलब मुझे क्या लग रहा है, अरे मज़ेदारी वाली चीज़ है, मैं कितने रुपये कमा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोई मैचिंग प्रिंसिपल तो अपनाया नहीं, सारे प्रॉफिट को जोड़ा, सारे एक्सपेंस को जोड़ा, कर दिया। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है कि भैया जिसका पैसा है उसी पैसे से उसको उसके खर्चों को माइनस करो, जिस चीज़ से पैसा कमाया उसी खर्चों को माइनस करो। दूसरे का पैसा और दूसरे के खर्चों को एक दूसरे से हम मैच नहीं कर सकते, समझ में आया। मैं यहाँ पे कॉमर्स ज्ञान के एक्सपेंस को बाबा सीमेंट के एक्सपेंस से मैच, समझ में आ गया। दूसरा 2024-2025 मैंने 1 लाख रुपए कमाए, मैंने 2 लाख रुपए कमाए, 30,000 रुपये का एक्सपेंस हुआ, 40,000 का एक्सपेंस हुआ, तो ये मुझे 40,000 रुपये मुझे इससे माइनस करने चाहिए या इससे माइनस करने चाहिए 2025 वाले। तो जिस ईयर का खर्चा उसी ईयर के इनकम से माइनस करो, दूसरी इनकम से माइनस नहीं कर। मैचिंग प्रिंसिपल का ये होता है, जिस ईयर की चीज़ है उसी ईयर से माइनस करो, और जिस चीज़ का खर्चा उसी चीज़ से माइनस करो, दूसरे से माइनस करने की जरूरत नहीं है, मैच करना है यहाँ पे। दिस इज नोन एज मैचिंग कॉन्सेप्ट। प्लीज़ आप इसको पढ़ा ढंग से। वी कम टू अनदर पार्ट, सेकेंड और थर्ड लास्ट है ये हमारा, इसको बोलते हैं डुअल कॉन्सेप्ट या डुअल एस्पेक्ट। अकाउंट्स जो है, अकाउंट्स की बुक का नाम ही डबल एंट्री बुक है। प्लीज़ अगर आप चेक करें अपनी बुक्स का पेज पलटेंगे तो डबल एंट्री नाम है। मतलब ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें गिव एंड टेक रिलेशन चलता है। क्या चलता है, गिव एंड टेक चलता है। टीएस ग्रेवाल बुक में डबल एंट्री लिखा हुआ है। डबल एस्पेक्ट का क्या मतलब होता है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें दो चीज़ बॉर्न होती हैं, एक होता है गिव और एक होता है टेक। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। क्या होता है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। भैया डेबिट क्या होता है मुझे नहीं पता, भैया क्रेडिट क्या होता है मुझे नहीं पता, बट मुझे क्या पता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होंगी तो ये दोनों जन्म ले लेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो ये दोनों जन्म ले लेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने मोबाइल खरीदा 10,000 रुपये का, तो मेरे पास क्या आया, मोबाइल इन हुआ, और मेरे पास से आउट क्या हुआ बेटा, कैश, पैसा हो गया नहीं क्या। मैंने आपको कोचिंग पढ़ाई, मेरे पास क्या आया, कैश, मेरे पास से क्या चला गया, सर्विसेज, नॉट नॉलेज, मेरी नॉलेज नहीं जा सकती। मेरे पास सीमेंट का काम है, मेरे पास मैंने सीमेंट बेची तो मेरे पास क्या आया, कैश, मेरे पास से गया क्या, स्टॉक यानी सीमेंट चली गई। अब भैया ये डेबिट होगा या ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा या क्रेडिट होगा, ये हम पूरा का पूरा किस में पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर में, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो दो तरीकों से रिकॉर्ड होगी, जिसमें डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा। समझ में आया, आर यू विद मी। दूसरा डुअल एस्पेक्ट एक और चीज़ बोलता है कि हमेशा आपने ये पढ़ा होगा, एक इसका नाम पढ़ा होगा असेट का नाम, ये फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा। असेट हमेशा किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ऐसा क्यों है, ये रूल है, ऐसा क्यों है, ये रूल है, ठीक है ना, ओके। चलें आगे बढ़ें। सेकंड लास्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे बेटा। व्हाट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बेटा। अक्रूवल कॉन्सेप्ट किस किस को याद है, प्लीज रेज योर हैंड। अक्रूवल कॉन्सेप्ट,
बेटा रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अक्रूवल कॉन्सेप्ट का एक सब पार्ट है। जैसे अक्रूवल कॉन्सेप्ट में बोलते हैं हम कि भैया परचेज कब करिए, सेल कब करिए, ये इंपॉर्टेंट है, डेट्स आर इंपॉर्टेंट, बट वो ट्रांजेक्शन सेटल मतलब पैसा कब मिला है वो इम्पोर्टेंट। परचेज में एक्सपेंस होता है मतलब खर्चा होता है, पैसा ज़्यादा है, पर सेल से पैसा आता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट केवल इस पार्ट को समझाता है केवल, मतलब अक्रूवल कॉन्सेप्ट का ये उल्टा नहीं है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा पार्ट है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है तो इसका एक पार्ट क्या है, रेवेन्यू, ठीक है ना। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट दोबारा से बता रहा हूँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप सेल करते हो वो इम्पोर्टेंट है, पैसा मिले ना मिले वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक्सपेंस के बारे में कुछ भी नहीं समझाया इसमें। केवल किसके बारे में बोलेगा ये, रेवेन्यू के बारे में। किसके बारे में, रेवेन्यू के बारे में। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू एवरीवन।